रात के 3:15 बज रहे थे। मैं आहिस्ता से बेडरूम का दरवाजा खोलकर राहदारी में आ गया। सामने ड्राइंग रूम वाला दरवाजा था, वो खुला था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता ड्राइंग रूम में आया। ड्राइंग रूम का बरामदे की तरफ खुलने वाला दरवाजा भी बंद था। मैं कालीन पर चलता दरवाजे तक गया, कुंडी खोलकर आहिस्ता से बाहर की जानिब धकेला। वो कमबख्त बाहर से बंद था। शायद खादिमा ने सिख थानेदारों और साथियों के जाने के बाद बाहर से चिटखनी लगा दी थी। अब मेरे सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं वापस अपने बेडरूम में आ गया और अंधेरे में टटोलता हुआ पलंग पर बैठ गया। घड़ी पर निगाह डाली, उसकी चमकती हुई सुइयां 3:45 बजा रही थीं। अगर मैंने उसका बटन दबाया न होता तो उस वक्त उसका अलार्म बज उठना था। मुझे अब रेलवे स्टेशन की तरफ चल देना चाहिए था। दिल्ली की तरफ जाने वाली ट्रेन मुंह अंधेरे चलती थी, मगर मेरे सारे दरवाजे बंद थे। इतने में मुझे किसी दूसरे कमरे में घड़ी के अलार्म बजने की दबी हुई आवाज सुनाई दी। शायद ये आवाज हरपाल कौर के बेडरूम से आ रही थी। जरूर उसने भी सुबह का अलार्म लगाया हुआ था। फिर ये आवाज अचानक बंद हो गई, जैसे किसी ने उसका बटन दबा दिया हो। हरपाल कौर जाग उठी थी। मैं एक बार फिर गुस्ल खाने में घुस गया। ये मेरी इज़तरारी गैर शऊरी हरकतें थी। मैं उस वक्त हरपाल कौर से इस तरह बच रहा था जैसे वो पुलिस ऑफिसर हो और मुझे गिरफ्तार करने आ रही हो। मुझे उसके बेडरूम के गुस्ल खाने में पानी गिरने की आवाज आने लगी। फिर उसके खांसने की आवाज आई। वो मुंह हाथ धो रही थी। थोड़ी देर में वो मेरे कमरे में आने वाली थी। मैंने बगैर इरादे के मुंह पर पानी के छींटे मारे, तौलिए से मुंह पोंछा और गुस्ल खाने से निकलकर कमरे की बत्ती रोशन कर दी। मुझे हरपाल कौर के बेडरूम का दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आई। मैं जल्दी से पलंग पर बैठ गया। मुझे और कुछ न सूझा। मैंने जूते उतार दिए, एक पांव दोबारा जूते में डाल दिया और उसके तस्मे बांधने लगा। दरवाजे पर ठक ठक हुई। कौन है? मैंने लरसती हुई आवाज में पूछा। मैं हूँ हरपाल। हरपाल की आवाज पर मैंने गौर किया। उसमें वही अपनायत थी जो सिख थानेदार के आने से पहले थी। मुझे कुछ हौसला हुआ। मैंने कहा, दरवाजा खुला है हरपाल जी। वो दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे सिख थानेदार अंदर आ गया है। मेरे हाथ से जूता छूट गया। मैंने जल्दी से जूता उठाया और उसमें दूसरा पांव डालते हुए मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, अच्छा हुआ तुमने अलार्म लगाया हुआ था, मेरा अलार्म बजा ही नहीं। वैसे मेरी आंख ठीक वक्त पर खुल गई थी। मैं अपनी जानिब से बड़ी बेनियाजी से बातें कर रहा था, लेकिन मेरी आंखें उसके चेहरे का मुसलसल जायजा ले रही थीं। हरपाल कौर के चेहरे पर हल्की थकी हुई नीम खाबीदा सी मुस्कुराहट थी। उसने साड़ी पहनी हुई थी और बालों को यूं ही ब्रश किया हुआ था। थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ली थी। मेरे पास आकर उसने झुककर मेरी गर्दन पर प्यार किया तो मेरी जान में जान आई। जगदीश, जल्दी वापस आना। पहले की तरह न करना कि वापस आने का नाम ही न लो। मैंने उसकी कमर में बाजू हमायल कर दिया। ये मेरी तरफ से इंतहाई इत्मीनान का इजहार था। मेरे सर पर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। हरपाल कौर को मुझ पर जरा सा भी शक नहीं पड़ा था। अगर उसे मुझ पर शक पड़ गया होता तो यकीन करें वो ऐसी औरत थी कि मुझे साफ साफ कह देती कि तुमने मेरे साथ झूठ क्यों बोला। मुझे पहली मुलाकात में क्यों ना बता दिया कि तुम पाकिस्तानी जासूस हो। मैं तो फिर तुमसे ज्यादा प्यार करती, क्योंकि मुझे मुसलमान मर्द बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन उसने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। कहने लगी, अच्छा किया तुम तैयार होकर बैठे हो, अब आ जाओ, नहीं तो गाड़ी निकल जाएगी। मैंने कमरे पर एक सरसरी निगाह डाली और हरपाल कौर के पीछे पीछे बेडरूम से निकलकर ड्राइंग रूम में आ गया। हरपाल कौर ने ड्राइंग रूम के ताले को पतली सी चाबी लगाकर खोला और हम बरामदे में आ गए। दरवाजे को बाहर से किसी ने चिटखनी नहीं लगाई थी। हरपाल कौर ने ही उसे लॉक किया हुआ था। बाहर पिछले पहर की खुनक हवा चल रही थी। बरामदे की बत्ती जल रही थी। पोर्च में गाड़ी खड़ी थी। बूढ़ा सिख ड्राइवर मौजूद नहीं था। हरपाल कौर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। मैं उसके साथ वाली सीट पर बैठ गया। इंजन गुर्राया और फिर गाड़ी पोर्च में से बाहर निकल आई। हरपाल कौर ने हल्का सा हॉर्न दिया। चौकीदार ने दौड़कर कोठी का दरवाजा खोल दिया। गेट की दोनों जानिब बत्तियां रोशन थीं। मैंने गहरी निगाहों से सामने वाले दरख्तों की तरफ देखा। वहां मुझे कुछ इंसानों के साए नजर आए। ये पुलिस के सिपाही थे जिन्हें सिख थानेदार ने वहां हरपाल कौर की हिफाजत के लिए या मुझे गिरफ्तार करने के लिए तैनात किया हुआ था। गाड़ी बड़े आराम से बाहर निकलकर कोठियों के दरमियान वाली छोटी सड़क से होती हुई बड़ी सड़क पर आ गई। गाड़ी की रफ्तार तेज हो गई। जालंधर की इस फैशनेबल कॉलोनी की सड़कें रात के पिछले पहर की खामोशी में खाली पड़ी थीं। मैंने हरपाल से बिल्कुल नहीं पूछा कि रात को किसने घंटी बजाई थी। मैंने ये जाहिर किया जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। कुछ दूर चलने के बाद हरपाल कौर ने खुद ही कहा, तुम्हें मालूम नहीं रात को थानेदार आया था? मैंने अनजान बनकर ताजुब से पूछा, थानेदार आया था? वो क्यों? खैरियत तो थी? हरपाल कौर कहने लगी, कोई पाकिस्तानी जासूस अमृतसर की जेल से भाग गया है। पुलिस उसकी तलाश में थी। यहाँ से एक मजार शरीफ है। पुलिस सुराग रसानी करती वहाँ पहुंची तो वहाँ जो आदमी रहता है उसने बताया कि एक आदमी मेरे सरदार खामद की कोठी का पता पूछ रहा था। पुलिस को शक पड़ा कि ये पाकिस्तानी जासूस ही न हो और सरदार जी को कत्ल करना चाहता हो। थानेदार आधी रात को मेरे पास आ गया। कहने लगा, जी यहाँ कोई मशकूक आदमी तो नहीं, हम आपकी हिफाजत के लिए आए हैं। मैंने उन्हें बहुत गालियां दी। तुमने कोठी से बाहर निकलते वक्त नहीं देखा, सामने पुलिस के सिपाही खड़े थे। ये मेरी हिफाजत के लिए थानेदार लगा गया है। फिर वो थानेदार को गालियां देने लगी। मेरी नींद हराम कर गया। मैं तो फिर ठीक से सो न सकी।
भाई पाकिस्तानी जासूस भाग गया है तो मैं क्या करूं? तुम्हारे इंडियन जासूस भी तो पाकिस्तान में जासूसी करते फिरते हैं, धमाके करते हैं। उनका कोई जासूस यहाँ आ गया है तो फिर क्या हुआ, आने दो उसे। मैंने कहा नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता चला, मैं सो रहा था। अच्छा हुआ कि तुम सो रहे थे, वरना मेरे साथ तुम्हारी भी नींद खराब होती। सड़कें खाली पड़ी थी। हरपाल कौर ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया, बड़ी मोहब्बत भरे अंदाज में बोली, मुझे वचन दो कि तुम बंबई में ज्यादा दिन नहीं ठहरोगे और वहां से सीधे मेरे पास आओगे। मैंने कहा मैं वचन देता हूँ कि बंबई से सीधा तुम्हारे पास आऊंगा और बड़ी जल्दी आऊंगा। वो खुश होकर कहने लगी, अब इस वचन पर मर्दों की तरह कायम रहना। सरदार की तुम फिक्र न करो, वो बुढ़ा खूसट जालिंधर वाली कोठी में कभी कभार आता है, आ भी गया तो मैं उसे भगा दूंगी। उसकी क्या मजाल है कि मेरे सामने बोले। गाड़ी अब रेलवे स्टेशन के सामने आ गई थी। स्टेशन की बत्तियां जगमगा रही थीं। मुसाफिर गाड़ियों और तांगो रिक्शों से उतरकर अपना अपना सामान कुलियों से उठवा रहे थे। जालिंधर के स्टेशन में 12 बरस में कोई तब्दीली नहीं आई थी, वैसे का वैसा ही था। हरपाल कौर ने गाड़ी एक तरफ अंधेरे में खड़ी कर दी, मेरे हाथ को अपने हाथों में लेकर दबाया, फिर उन्हें चूमा और कहने लगी, लगता है तुम मुझसे फिर बेवफाई करोगे, अब गए हो तो जाने कितने सालों बाद मिलोगे। मैंने कहा, हरपाल जी मैंने तुम्हें वचन दिया है, मैं अपना वचन पूरा करूंगा। माता जी की समाधि पर फूल चढ़ाने के बाद फौरन बंबई से जालिंधर रवाना हो जाऊंगा। उसने पर्स में से एक लिफाफा निकाल कर मेरे हाथों में थमा दिया और बोली, इसे मेरे सामने मत खोलना, इसे मेरी मोहब्बत की छोटी सी निशानी समझकर स्वीकार कर लेना। मैंने लिफाफा कमीज की जेब में डाल दिया और कहा, शुक्रिया हरपाल जी, अब मैं चाहता हूँ, रब राखा। उसने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखकर कहा। मैं गाड़ी से निकलकर तेज तेज कदमों से स्टेशन की लॉबी की तरफ चल पड़ा। मैंने एक लम्हे के लिए भी मुड़कर पीछे न देखा कि हरपाल कौर की गाड़ी वहाँ खड़ी थी या नहीं। अब मेरी सारी तवज्जो आगे की जानिब थी। रेलवे पुलिस का कोई आदमी अभी तक मुझे दिखाई नहीं दिया था। लॉबी के अंदर आगे जाकर प्लेटफॉर्म का गेट था, जहां एक टीटी कुर्सी पर बैठा मजे से सिगरेट पी रहा था। मैंने उससे बंबई एक्सप्रेस का टाइम पूछा। उसने बेनियाजी से कहा, बस आने वाली है। मैंने पूछा, लेट तो नहीं महाराज? उस शख्स ने कहा, हो सकता है लेट हो, अमृतसर से तो ठीक वक्त पर चली थी। मैं टिकट दिखाकर प्लेटफॉर्म पर आ गया। अगर ट्रेन अमृतसर के स्टेशन से चल पड़ी थी तो इसका मतलब था कि वो जालिंधर पहुंचने ही वाली थी। बंबई एक्सप्रेस रन थ्रू गाड़ी थी और आजादी मिलने और पाकिस्तान बन जाने के बाद अमृतसर से जालिंधर और जालिंधर से होकर बंबई जाया करती थी। पहले ये गाड़ी पिशावर से बंबई और बंबई से पिशावर जाया करती थी। प्लेटफॉर्म पर काफी हुजूम था, बहुत मुसाफिर थे। ये मेरे लिए अच्छी बात थी। मैं सीधा अखबारों वाले स्टॉल की तरफ गया। चंद कदमों के फासले पर खड़े होकर देखा। स्टॉल पर कुछ अखबार और रिसाले पड़े थे। आहिस्ता आहिस्ता करीब आ गया। मुझे डर था अखबार आ गया होगा, उसमें अगर मेरी तस्वीर छपी हुई होगी तो स्टॉल वाले ने भी जरूर देख ली होगी। मगर बहुत जल्द मुझे मालूम हो गया कि जालिंधर के अखबार अभी स्टॉल पर नहीं आए थे। स्टॉल वाले ने कहा कि जालिंधर के अखबार 1 घंटे बाद छप कर आएंगे। मैंने अमृतसर के अखबारों के बारे में पूछा तो बोला, अमृतसर के अखबार जनता एक्सप्रेस में आते हैं, जो बंबई एक्सप्रेस के 1.5 घंटे बाद आएगी। मैंने कहा, अमृतसर के अखबार हवाई जहाज से नहीं आते? स्टॉल वाला हंसकर बोला, महाराज हवाई जहाज का खर्चा बहुत होता है, फिर तो अखबार 4-5 रुपए का बिकना चाहिए। उस जमाने में अखबार की कीमत इंडिया में 1 आना हुआ करती थी। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। इसका मतलब था कि जब यहाँ अखबार आएंगे तो मैं जालिंधर से काफी दूर निकल चुका हूँगा और जनता एक्सप्रेस वाले अखबार तो अंबाला और लुधियाना, दिल्ली वगैरह काफी देर बाद पहुंचेंगे। मुझे ये ख्याल नहीं आया था कि अंबाले से आगे अखबार बजरिया हवाई जहाज पहुंचाए जाते हैं और जब मेरी गाड़ी मीरठ पहुंचेगी तो मेरी तस्वीर वाले अखबार दिल्ली, बंबई और अंबाला, लुधियाना सब शहरों में पहुंच चुके होंगे और मैं किसी भी जगह पहचाना जा सकूंगा। मुझे इस खतरे के खिलाफ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी थी और ये तदाबीर यही हो सकती थी कि मैं हर स्टेशन पर डिब्बे से उतरकर जायजा लूं कि हालात कैसे हैं। अगर हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाए तो बजाय इसके कि मैं डिब्बे में बैठा बैठा पकड़ लिया जाऊं, बाहर से ही फरार हो जाऊं। अभी रात का अंधेरा था। मैं बॉम्बे एक्सप्रेस में सवार हो गया। 2nd क्लास का टिकट था। एक आदमी पहले से अपनी सीट पर बिस्तर लगाए सो रहा था। मैं दूसरी सीट पर लेट गया। एक्सप्रेस ट्रेन थी। जालिंधर से चली तो छोटे स्टेशनों को छोड़ती चली गई। लुधियाने में सुबह की रोशनी फैलने लगी थी। मैं डिब्बे से उतरकर सीधा किताबों और रिसालों के स्टॉल पर गया। मालूम हुआ उस रोज का ताजा अखबार अभी नहीं आया था। मैं मुतमईन होकर वापस डिब्बे में आ गया। डिब्बे में जो दूसरा मुसाफिर सफर कर रहा था वो एक बूढ़ा हिंदू कारोबारी आदमी था। वो बीमार था और बेशतर वक्त बिस्तर पर ही लेटा रहा। उसने मुझसे सिर्फ इतना पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। उसके बाद नींद की गोली खाकर सो गया। अंबाले काफी दिन चढ़ाया था। गाड़ी रुकी तो प्लेटफॉर्म पर उतरकर सीधा बुक स्टॉल पर गया। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के ताजा अखबार आ गए हुए थे। कुछ लोग वहीं खड़े खबरें देख रहे थे। अमृतसर से एक अखबार गुरमुखी का और एक हिंदी का छपता था। मैं गुरमुखी तो नहीं जानता था मगर हिंदी पढ़ लेता था। मैं जल्दी से हिंदी का अखबार उठाकर देखने लगा। मैं एकदम संभल गया। अखबार के पिछले सफे पर मेरी तस्वीर छपी हुई थी। ये खबर नहीं थी, छोटा सा इश्तिहार था। उसमें लिखा था कि ये तस्वीर एक पाकिस्तानी जासूस की है जो अमृतसर जेल से फरार हो गया है। उसने एक आदमी का कत्ल भी किया है। ये शख्स जिस किसी को जहां भी दिखाई दे उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया जाए।
खबर पढ़ने के बाद मैं मोहतात हो गया। मैंने वहाँ जो लोग खड़े थे उनका जायजा लिया। उनमें से अभी तक शायद किसी ने मेरी तस्वीर वाला इश्तिहार नहीं पढ़ा था। लोग मशरकी पंजाब की सियासी खबरें बड़े इन्हिमाक से पढ़ रहे थे। इश्तिहार में मेरी वो तस्वीर छपी हुई थी जो अमृतसर जेल के हुक्काम ने उतारी थी। मैं मैली कमीज में था और मेरी शेव बड़ी हुई थी। तस्वीर इतनी साफ भी नहीं थी, फिर भी मैं पहचाना जाता था। मैंने जालिंधर का एक अखबार देखा, उसके पिछले सफे पर भी मेरी तस्वीर वाला इश्तिहार छपा हुआ था। मैं खामोशी से अपने डिब्बे में आकर बैठ गया। मेरे लिए जरूरी था कि मैं दिल्ली पहुंचने तक किसी तरह अपना हुलिया बदल लूं। मेरे पास हुलिया बदलने के लिए कोई चीज नहीं थी। मैंने सिर्फ इतना किया कि पतलून की जेब से रुमाल निकालकर उसे अपने सर पर बांध लिया और नीचे वाली सीट छोड़कर ऊपर वाली सीट पर जाकर लेट गया। ट्रेन अंबाले स्टेशन पर 10-15 मिनट तक खड़ी रही। जहां से चली तो मीरठ कैंट के स्टेशन पर जाकर रुकी। मैं ऊपर वाली बर्थ से एक लम्हे के लिए भी नीचे न उतरा। मैं किसी किस्म का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। दिल्ली तक मैं डिब्बे की बर्थ पर ही लेटा रहा। कभी कभी अपने साथी हिंदू मुसाफिर पर यह जाहिर करने के लिए मैं सो रहा हूँ खर्राटे लेने लग जाता। खुदा खुदा करके दिल्ली का स्टेशन आया। अगर मशरकी पंजाब के अखबारों में मेरी तस्वीर छपी थी तो यकीनी बात थी कि कम से कम दिल्ली के अखबारों में भी जरूर छपी होगी। ट्रेन प्लेटफॉर्म में दाखिल होकर आहिस्ता हो गई थी। जब रुकी तो मैं बर्थ से नीचे आया और बड़े इत्मीनान से डिब्बे में से उतरकर किसी की तरफ देखे बगैर पीछे की तरफ चल पड़ा। मुसाफिरों के हुजूम में से जानबूझकर गुजर रहा था। ट्रेन के पीछे डिब्बे के पास रेलवे पुलिस का आदमी गार्ड से कोई बात कर रहा था। मेरे सर पर रुमाल बंधा हुआ था। मैंने ऐसी अदाकारी शुरू कर दी जैसे मुझे किसी आदमी की तलाश है। मैं डिब्बे में झांक कर देखने लगा, फिर खामोशी से पुलिस के सिपाही और गार्ड के करीब से आगे निकल गया। ये ट्रेन का आखिरी डिब्बा था। आगे रेलवे लाइन खाली थी। मैं लाइन में उतर गया और दूसरी लाइन उबूर करके दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गया, जहां बहुत कम लोग थे। दिल्ली के रेलवे स्टेशन के हुदूद दरबे से मैं वाकिफ था। मैं रेलवे गोदाम की तरफ चल पड़ा। प्लेटफॉर्म की ढलान आ गई। दाएं जानिब जंगले के करीब रेलवे गोदाम का फाटक था जो आधा खुला था। मैं गोदाम के अहाते में दाखिल होने लगा तो पीछे से किसी ने आवाज दी, टिकट है तुम्हारे पास? मैंने मुड़कर देखा, एक रेलवे टीटी खड़ा मुझे घूर रहा था। मैंने जल्दी से जेब से सेकंड क्लास का टिकट निकालकर उसे दिखाया। उसने टिकट देखकर कहा, ये तो बंबई का टिकट है। सेकंड क्लास का टिकट देखने के बाद रेलवे टीटी का लहजा नरम हो गया था। मैंने कहा, बात यह है कि मैं बंबई जा रहा हूँ, लेकिन जहाँ मेरे एक रिश्तेदार परशुत्तम दास जी गोदाम में मुलाजिम हैं, सोचा उससे मिलता चलूं। टीटी ने मुझे टिकट वापस करते हुए बड़े अखलाक के साथ कहा, ज्यादा देर न लगाइएगा, ट्रेन यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकेगी। बस मैं अभी आया। मैंने टिकट लेकर जेब में रखा और माल गोदाम के अहाते में उस तरफ चल पड़ा जिधर माल गोदाम का दफ्तर था। इन दफ्तरों के अकब में बाहर जाने का रास्ता था। इस रास्ते से बाहर निकल गया। बाहर आते ही मैंने मोटर रिक्शा लिया और सीधा बस्ती निजामुद्दीन औलिया पहुंच गया। खतरा मेरे सर पर बराबर मंडला रहा था कि कहीं मुझे कोई पहचान न ले। रूमाल मैंने उसी तरह सर पर बांधा हुआ था। मैं मजार शरीफ के गेट के पास पब्लिक टेलीफोन बूथ पर गया और गुलखान का नंबर डायल किया। एक मोहूम सी उम्मीद थी कि शायद वो मौजूद हो। दूसरी तरफ घंटी बिल्कुल न बजी। मैंने दूसरी बार तीसरी बार डायल पर नंबर घुमाया, मगर हर बार दूसरी तरफ खामोशी छाई रही। मैं समझ गया कि पीछे मामला खराब हो चुका है और गुलखान रूपोश हो गया है और उसका टेलीफोन कट गया है या उसने खुद काट दिया है। मैं सोचने लगा कि गुलखान के पुराने मकान में जाऊं या न जाऊं। प्रोफेसर जमशेद का मेरे पास फोन नंबर नहीं था। वो जिस दफ्तर में काम करता था उस दफ्तर का मुझे इल्म था। वहां डायरेक्टरी पड़ी हुई थी। डायरेक्टरी में से प्रोफेसर जमशेद के दफ्तर का नंबर मिल गया। मैंने वो नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से किसी औरत की आवाज आई। उसने अंग्रेजी में पहले अपने ऑफिस का नाम लिया, फिर पूछा कि मुझे किससे मिलना है। मैंने कहा, मुझे प्रोफेसर जमशेद से मिलना है, क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ? औरत ने कहा, प्लीज होल्ड ऑन। चंद लम्हों के बाद दूसरी तरफ से प्रोफेसर जमशेद की आवाज आई। हेलो, मैं प्रोफेसर जमशेद बोल रहा हूँ। इस किस्म के हालात के लिए हमने पहले से एक मंसूबा बना रखा था कि अगर ऐसे हालात पैदा हो जाएं तो हम एक खास जुमला बोलकर अपनी शनाख्त करवाएंगे। मैंने कहा, मैं गाजियाबाद से आपके लिए खास घी लेकर आया हूँ, मेरा नाम मुखी दास है। ये दोनों जुमले या जुमला हमारा कोड वर्ड था। प्रोफेसर जमशेद फौरन समझ गया कि मैं बोल रहा हूँ। उसने बड़ी पुरसुकून आवाज में कहा, मुखीदास जी, घी मेरे पास मकान पर पहुंचा दें, मैं उस वक्त तक आपसे नहीं मिल सकता। इसका मतलब था कि मैं दफ्तर टाइम के बाद रात को मिलूं। मकान से प्रोफेसर की मुराद गुलखान वाला वीरान मकान था। मैंने कहा, अच्छा जी, धन्यवाद। मैंने फोन बंद कर दिया और बूथ से निकलकर इर्द गिर्द गहरी निगाह डाली। शाम हो चुकी थी, अंधेरा फैल रहा था। मजार शरीफ और बस्ती की जानिब रोशनियां हो रही थी। मजार शरीफ की तरफ से कवाली की आवाज आ रही थी। मैं चुपके से उस कच्ची सड़क पर चल पड़ा जो मुगल शहजादे की कब्र वाले अहाते के करीब से होकर गुलखान के वीरान मकान को चली गई थी। इस मकान पर कोई खतरा नहीं था। अगर खतरा होता तो प्रोफेसर जमशेद कभी ये न कहता कि घी मेरे मकान पर पहुंचा दो। खतरे की सूरत में मुझे वो सिर्फ इतना कहता कि घी वापस ले जाओ, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मैंने मकान के पास पहुंचकर खुफिया जगह से चाबी निकाली, दरवाजे का ताला खोला और सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल वाले इकलौते कमरे में आ गया। मैंने सर पर से रुमाल खोलकर जेब में रखा और खिड़की जरा सी खोलकर बाहर देखने लगा। बाहर खामोशी और वीरानी छाई हुई थी।
آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ یہ کوارٹر نما چھوٹا سا مکان گل خان نے کس زمانے میں خرید لیا تھا، مگر وہ خود شہر کے اندر ایک محلے میں رہتا تھا۔ اس مکان میں ہماری خفیہ ملاقاتیں ہی ہوتی تھی۔ میں نے نیچے جھک کر سگریٹ جلایا اور کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر اسے اس طرح پینے لگا کہ کش لگاتے وقت سگریٹ کے سرے کے سرخ روشنی باہر نہ جائے۔ میں سوچنے لگا کہ گل خان کہاں روپوش ہو گیا ہوگا، کہیں پولیس اسے پکڑ کر نہ لے گئی ہو۔ اتنا مجھے معلوم تھا کہ گل خان بڑا دلیر کمانڈو اور اسلام کا فدائی ہے۔ وہ پولیس کے تشدد سے مر جائے گا مگر زبان نہیں کھولے گا۔ یہی وجہ تھی کہ پروفیسر جمشید ابھی تک اپنے دفتر میں کام کر رہا تھا۔ اگر ایسی ویسی کوئی بات ہوتی تو گل خان کے ساتھ ہی پروفیسر جمشید بھی روپوش ہو چکا ہوتا۔ اب مجھے پروفیسر کا شدت سے انتظار تھا، کیونکہ وہی مجھے بتا سکتا تھا کہ دلی میں میری گرفتاری کے بعد حالات کیا صورت اختیار کر چکے ہیں۔ میں کھڑکی سے ہٹ کر چارپائی پر لیٹ گیا۔ مجھے چندرکا کی بدروح کا خیال آ گیا تھا۔ یہ بدروح میری دشمن بن چکی تھی اور کسی وقت بھی مجھے کسی مشکل میں پھنسا سکتی تھی۔ پہلے میں اس کا خیال کرتا تو وہ آ جایا کرتی تھی، لیکن یہ ان دنوں کی بات ہے جب وہ میری دشمن نہیں تھی اور اسے یقین تھا کہ میں اس کی بھارت ماتا کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس وقت وہ مجھ سے محبت کرتی تھی اور اس نے کہا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے جسمانی روپ میں بھی آ جائے گی اور شادی کر کے میری موت تک میرے ساتھ زندگی گزارے گی، اور میری موت کے بعد بقول اس کے وہ دوسرے جنم میں ہمیشہ کے لیے میرے پاس آ جائے گی۔ لیکن دوارکا فورٹ، ایٹمی سینٹر اور ٹرین کی تباہی کے بعد وہ شاید میری دشمن بن گئی تھی۔ وہ کسی بھی وقت میری بربادی کا باعث بن سکتی تھی۔ میں چارپائی پر دیر تک لیٹا انہی خیالات میں گم رہا۔ کھڑکی آدھی کھلی تھی، اس میں سے شروع سردیوں کی راتوں کی خنک ہوا اندر آ رہی تھی۔ میری جیب میں ہرپال کور کا دیا ہوا لفافہ اسی طرح موجود تھا۔ اس میں ہرپال کور نے 100 کے 7 نوٹ رکھ دیے تھے۔ 700 کافی رقم تھی۔ راستے میں میں نے صرف امبالے میں کھانا کھایا تھا۔ رات کا اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ میں سوچنے لگا خدا جانے پروفیسر جمشید کب آئے گا، کہیں میرے ٹیلی فون آنے کے بعد وہ بھی نہ پکڑا گیا ہو۔ طرح طرح کے وسوسے اور اندیشے میرے دل میں پیدا ہو رہے تھے۔ میں نے گھڑی پر نگاہ ڈالی، رات کے 9 بج رہے تھے۔ میں اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ کر نیچے دیکھنے لگا۔ مجھے کچی سڑک پر ایک سایہ آتا دکھائی دیا۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر غور سے دیکھا، سایہ مکان کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے کھڑکی کا آدھا پٹ بھی بند کر دیا اور دروازہ ذرا سا کھول کر باہر دیکھتا رہا۔ سایہ مکان کے احاطے میں داخل ہوا۔ میں نے اسے پہچان لیا، یہ پروفیسر جمشید ہی تھا۔ میں نے کھڑکی بند کر دی اور کمرے کی کنڈی کھول کر سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ ڈیوڑی کا دروازہ میں نے بند کر کے چٹخنی لگا دی ہوئی تھی۔ دروازے پر آہستہ سے دستک ہوئی۔ میں نے مخصوص کوڈ میں پوچھا، بشیر سہارنپور سے ابھی نہیں آیا؟ باہر سے کوڈ الفاظ میں ہی پروفیسر جمشید نے جواب دیا، میں بشیر سے مل کر آ رہا ہوں۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ پروفیسر نے آتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ دروازہ بند کر کے چٹخنی لگائی اور مجھ سے کہا جلدی سے اوپر آ جاؤ۔ ہم اوپر والے کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ وہاں اندھیرا تھا۔ میں نے احتیاطاً موم بتی نہیں جلائی تھی۔ میں نے پروفیسر سے آتے ہی کہا، گل خان کہاں ہے؟ اس نے کہا اسے پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ جب تم راشٹریہ سیوک سنگھ کے ٹریننگ سینٹر سے امرتسر کی طرف ٹرک میں روانہ ہوئے تھے تو لکشمی دیال اور کالی داس نے اسی وقت پولیس بلوا لی تھی، چونکہ اسے تمہاری کہانی پر یقین نہیں آیا تھا کہ سارے ہندو تخریب کار بارڈر پر رینجرز کے مقابلے میں مارے گئے اور صرف تم زندہ بچ گئے۔ اس لیے اس نے تمہیں امرتسر جیل بھجوانے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کھیلا تھا۔ اس نے تمہارے ساتھ آدمی بھیجے تھے، وہ بھی سفید کپڑوں میں پولیس کے آدمی تھے۔ یہ ساری باتیں ہمیں بعد میں معلوم ہوئی۔ لکشمی دیال نے پولیس کو سب کچھ بتا دیا کہ تمہیں کس کے ذریعے بھرتی کیا گیا۔ پولیس نے رحیم بخش سے پوچھا تو اس نے کہا کہ گل خان مرلی پرساد کو لے کر میرے پاس آیا تھا۔ چنانچہ تمہارے امرتسر روانہ ہونے کے 1 گھنٹے بعد ہی پولیس نے گل خان کے مکان پر چھاپا مارا اور اسے گرفتار کر کے لے گئی۔ میں نے کہا پولیس نے اسے کہاں رکھا ہوا ہے؟ ہم ایک دوسرے کے اندھیرے میں دھندلے دھندلے خاکے نظر آ رہے تھے۔ پروفیسر اس وقت بھی رومال سے اینک کے شیشے صاف کر رہا تھا۔ کہنے لگا، میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، تم یہ بتاؤ کہ تم کیسے فرار ہوئے۔ جہاں سب اخباروں میں تمہاری تصویر چھپ چکی ہے، تم اس وقت بہت بڑے خطرے کی زد میں ہو۔ میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ تم جس طرح بھی ہو کشمیر کی طرف نکل جاؤ۔ اس وقت کشمیری مجاہد کمانڈو شیروان اور کشمیری حریت پرستوں کو تمہاری ضرورت بھی ہے۔ وہاں انڈین فوج نے کشمیریوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے۔ میں نے کہا لیکن میں سب سے پہلے اپنے کمانڈو ساتھی گل خان کو بھارتی پولیس کے چنگل سے چھڑانا چاہتا ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ پولیس نے اسے کہاں رکھا ہوا ہے۔ میں نے اپنے ذرائع سے سارا پتہ کرایا ہے۔ گل خان کو پولیس جموں لے گئی ہے، وہاں اسے نہرو انٹروگیشن سینٹر میں رکھا گیا ہے۔ تمہارا راز کھل جانے کے بعد کہ تم پاکستانی مسلمان ہو اور کمانڈو اور جاسوس ہو اور تمہاری سرگرمیوں کا مرکز کشمیر بھی ہے، اسی لیے پولیس گل خان کو جموں لے گئی کہ وہاں اس پر ٹارچر کر کے اس سے مقبوضہ کشمیر اور جموں میں دوسرے پاکستانی جاسوسوں کی نشاندہی کروائی جائے۔ اگرچہ گل خان کبھی زبان نہیں کھولے گا، وہ ہر قسم کی اذیت برداشت کر سکتا ہے، وہ موت کو گلے لگا لے گا لیکن زبان نہیں کھولے گا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو میں اس کی گرفتاری کے بعد فوراً روپوش ہو جاتا۔ نہرو انٹروگیشن سینٹر میرے لیے ایک نیا نام تھا۔ میں نے پروفیسر سے پوچھا کہ یہ انٹروگیشن سینٹر کہاں پر ہے اور اس کا محل و وقوع کیا ہے۔ وہ کہنے لگا یہ ٹارچر سیل بھارت کی تمام خفیہ ایجنسیوں کا ہیڈ کوارٹر ہے، جہاں آرمی، BSF، CRP، CI اور را کے اہلکار موجود ہوتے ہیں۔ اس ٹارچر سیل کے بارے میں بڑی خوفناک باتیں مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جہاں جس حریت پرست کو لے جایا جاتا ہے پھر اس کی لاش بھی نہیں ملتی۔
जम्मू में एक नहर है जो दरिया के पहलू में से होकर शहर के जुनूब की तरफ जाती है। मुझे इतना मालूम हो सका है कि ये टॉर्चर सेल उसी नहर के किनारे पर वाक़ है, इसलिए इसको नहर इंटेरोगेशन सेंटर भी कहा जाता है। ये जम्मू की नहर के किनारे पर है। अगर तुम कश्मीर पहुंचने में कामयाब हो गए तो कमांडो शेरवान से तुम्हें इस इंटेरोगेशन सेंटर का पता मालूम हो जाएगा। मैं समझता हूं कि तुम आज रात को ही यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे फरार की खबर यहाँ की अखबारों में तुम्हारी तस्वीर के साथ छप चुकी है। लोगों ने भी तुम्हारी शक्ल देख ली है। तुम किसी भी वक्त पकड़े जा सकते हो। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? नहीं तो मैं तुम्हें दिला देता हूँ। मैंने कहा, पैसे मेरे पास बहुत हैं। ठीक है, मैं आज रात को ही यहाँ से कश्मीर की तरफ निकल जाता हूँ। फिर मैं चारपाई के सरहाने के नीचे हाथ डालकर टटोलने लगा। प्रोफेसर ने पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? मैंने कहा, गुलखान ने धमाका खेज महलूल की शीशी जो मुझे दी थी, उसमें से आधा महलूल मैंने अट्टारी के बॉर्डर पर हिंदुओं तखरीबकारों को उड़ाने में इस्तेमाल किया था, बाकी मैंने इसी जगह संभाल कर रखा हुआ था। प्रोफेसर उठते हुए कहने लगा, मैंने वो शीशी यहाँ से उठाकर पुराने मटके में डाल दी थी। वो कोने में गया, वहाँ एक पुराना मटका था। उसमें हाथ डालकर प्रोफेसर ने धमाका खेज महलूल की शीशी निकाली और मुझे दे दी। मैंने उसे जेब में रख लिया। ये मेरे काम आएगी। तुम्हारे पास कोई पिस्तौल वगैरह तो नहीं? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं। मैं तो बड़ी मुश्किल से अमृतसर जेल से भागा हूँ। 2 कपड़ों में था। कपड़े भी फकीरों के कपड़ों जैसे थे। ये तो जालिंधर शहर में एक सखी दिल सिख औरत ने मुझे नए कपड़े भी खरीद कर दिए और 700 रुपए भी दे दिए। प्रोफेसर कहने लगा, क्या वो तुम्हें जानती है? मैंने मुख्तसरन कहा कि एक जमाने में हिंदू स्टूडेंट बनकर उससे मिला था, तब से वो मेरी दोस्त बन गई थी। बहरहाल ये एक लंबी दास्तान है। तुम मुझे ये बताओ कि मुझे कश्मीर जाने के लिए कौन सा रूट इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इन हालात में मेरा रेलवे स्टेशन पर जाना अपने आप को पुलिस के हवाले कर देने के बराबर होगा। प्रोफेसर जमशेद ने मेरे सवाल के जवाब में कहा, रूट इतना अहम नहीं है, क्योंकि तुम इस हुलिये में जिस रूट से भी जाओगे किसी न किसी जगह पकड़े जाओगे। तुम्हें अपना हुलिया तब्दील करवाना होगा, फिर तुम चाहे जिस तरफ से भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोफेसर ने मुझे बड़ा सही मशवरा दिया था। मैंने पूछा, तो फिर मैं क्या हुलिया बनाकर जाऊं? मैं अपनी शक्ल तो बदल नहीं सकता। तुम्हें शक्ल बदलने को कौन कह रहा है? हम दोनों एक लम्हे के लिए खामोश हो गए। मैं भी सोचने लगा कि मुझे किस किस्म का हुलिया बनाना चाहिए कि एक नजर में मुझे कोई पहचान न सके। हिंदुस्तान में एक हुलिया बड़ा आम है और इस हुलिये वाले शख्स की तरफ कोई आदमी तवज्जो नहीं देता, और ये हुलिया साधु सन्यासियों का है। मैंने कहा, मेरा ख्याल है मैं साधु सन्यासियों वाला हुलिया बना लेता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। तुम साधु जोगियों वाली बातें भी कर लेते हो और तुम्हें हिंदी के दोहे और संस्कृत के अश्लोक भी याद हैं। आज रात तुम्हें इंतजार करना होगा। मैं कल तुम्हारे वास्ते साधुओं वाला लिबास लाऊंगा, मगर तुम इस मकान से हरगिज बाहर मत निकलना, खिड़की भी मत खोलना। आखिर यही तय पा गया कि मैं जोगी बनकर दिल्ली से जम्मू कश्मीर की तरफ चला जाऊं। प्रोफेसर अगले रोज शाम को आने का कहकर चला गया।